हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी है उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस पहुंचाता है आप तक, आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बिल्कुल फ्री में। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 10th केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हम लोग डील कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में, उसी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाते हैं और एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सा पेयर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। अब आप पेयर देखो एक बार तो आपको मिलेंगे एक तरफ सॉल्ट और दूसरी तरफ मेटल। ठीक है, ऑप्शन ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, एक आंसर इसमें से सही मानना है, वो सही आंसर आपको पता करना है कौन सा होगा। लेकिन क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक सॉल्ट दिया और एक मेटल दिया है। अब सॉल्ट में एक मेटल ऑलरेडी होता है और उस सॉल्ट की रिएक्शन एक और मेटल से करा रहे हैं, तो हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब सॉल्ट की रिएक्शन जिस मेटल से करा रहे हो वो मेटल सॉल्ट में मौजूद मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब जो मेटल से रिएक्शन हो रही है वो मेटल रिएक्टिव होना चाहिए। किससे रिएक्टिव होना चाहिए, किससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, सॉल्ट में जो मेटल प्रेजेंट है उसके मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। और अब हमें रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी किसी भी मेटल की, रिएक्टिविटी सीरीज से बना देता हूं मैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये पूरे मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब दिस इज डिक्रीजिंग order of reactivity. This is decreasing order of reactivity. ठीक है, तो ऊपर वाले जो मेटल्स है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू नीचे वाले मेटल्स। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट किसका किसका हो सकता है, यहां जो मेटल्स हैं वो इन सॉल्ट में जो मेटल्स मौजूद होंगे उनसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अब देखो पहला ऑप्शन में दिया है NaCl रिएक्ट्स विद कॉपर मेटल, अगर करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए कॉपर की रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा होनी चाहिए। सोडियम इस सॉल्ट में मौजूद मेटल है। होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। कॉपर नीचे और कहां सोडियम सबसे ऊपर है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर, तो ये ऑप्शन तो गया। MgCl2 विथ एल्यूमिनियम, MgCl2 विथ एल्यूमिनियम नहीं हो सकता क्योंकि एल्यूमिनियम नीचे मतलब कम रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम के सॉल्ट से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। FeSO4 विद सिल्वर बिल्कुल नहीं हो सकता। Fe कितना ऊपर है और सिल्वर देखो कितना नीचे, पॉसिबल ही नहीं है। AgNO3 विद कॉपर, हां कॉपर जो है वो ऊपर है और Ag नीचे, मतलब ये 100% डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। हमको हमारा सही ऑप्शन मिल गया हमको हमारा सही ऑप्शन, ये रहा डी ऑप्शन। क्योंकि AgNO3 में Ag सिल्वर मेटल है, सिल्वर नाइट्रेट में, और सिल्वर कॉपर से कम रिएक्टिव है। मतलब कॉपर जो ज्यादा रिएक्टिव है वो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। रिएक्शन देखें, AgNO3 प्लस Cu कॉपर, क्या होगा यहां से डिस्प्लेसमेंट होगा तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट +1 वाला बनेगा और Ag आपका यहां से अलग हट जाएगा। तो ये चीज आपकी इस तरीके से होगी। और कॉपर नाइट्रेट जो आता है जनरली उसके 2 फॉर्म्स आते हैं, +1 और +2। यहां पर हम चलो +2 वाला बना लेते हैं, सो दिस विल बी कॉपर नाइट्रेट। क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहां पर ये रिएक्टिविटी समझनी बहुत जरूरी है और इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन होगी। तो यहां पर रिएक्टिविटी जो थी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पता चलती है और इस तरीके से हम सॉल्यूशन देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। भाई साहब, आयरन के फ्राइंग पैन को आपको रस्टिंग से बचाना है तो इनमें से कौन सी मेथड लगाओगे।
मतलब आयरन का पैन है आपका, जिसमें आपको मतलब अलग अलग चीजें इसमें फ्राई करनी पड़ती होगी, फ्राइंग पैन है, तो आपको कौन से किस मेथड से, इनमें से जो ऑप्शन में दिए हैं उनमें से किस मेथड से आप उस आयरन पैन को रस्टिंग से बचा सकते हो? तो देखो, अप्लाइंग अ ग्रीस बिल्कुल मत लगा देना भैया। मतलब फ्राइंग पैन पे ग्रीस लगा दोगे तो खाना कैसे बनाओगे, उसमें खाने में तो पूरा ग्रीस आ जाएगा ना, तो ग्रीस बिल्कुल मत लगाना। अप्लाइंग पेंट बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि पेंट लगाओगे हीट 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 करेगा, क्योंकि फ्राइंग पैन को आप अपने उस पे रखोगे, स्टोव पे, जैसे ही आप उसके स्टोव पर रखोगे, कुकिंग स्टोव पर, तो वो हीट लेगा तो पेंट सारा निकल जाएगा और पेंट मेल्ट होकर खाने में भी आ सकता है, तो आप पेंट भी नहीं लगा सकते उसको। अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि जो आयरन है उसको आप गैल्वेनाइज कर सकते हो बाय अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। तो ये मेथड आप कर सकते हो। ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट नहीं है, तो हमें अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक सही आंसर होगा। तो अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक क्यों सही होगा? क्योंकि इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग करते हैं, एंड जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव इज मोर एक्सपोज टूवर्ड्स दी करोजन देन कंपेयर टू आयरन। तो हमारा वो चीज जो होगी वो बच जाएगी, और जिंक जो होगा वो जिंक की कोटिंग ऊपर आयरन को बचा लेगी करोड होने से। ग्रीस और पेंट नहीं लगा सकते क्योंकि हीटिंग का सवाल है, क्योंकि फ्राइंग पैन को आप हीट करोगे, ग्रीस तो वैसे भी खाने में आ जाएगा और पेंट भी मेल्ट होकर खाने में आ सकता है, इसलिए आप इन दोनों मेथड पे नहीं जाओगे, आप सिर्फ जिंक की कोटिंग करोगे, जिस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब एक चीज है, इनमें से हाई मेल्टिंग पॉइंट मिलता है उस कंपाउंड का उस कंपाउंड का जो बनता है एक ऐसे एलिमेंट से जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो कंपाउंड बना रहा है। मतलब आपको वो आइडेंटिफाई करना है वो एलिमेंट कौन है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद बना रहा है वो एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड है। एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और वो कंपाउंड जो बनेगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो पानी में भी सॉल्युबल होगा। अब बताओ उनमें से कौन सा एलिमेंट होगा? तो देखो, सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, जिसको रिफ्रैक्टरी मटेरियल भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल मतलब फर्नेस, हीट फर्नेस जो होते हैं या ब्लास्ट फर्नेस जो होते हैं, उनको जो बनाने के लिए मटेरियल यूज होता है ना, उसको हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भट्टियां होती हैं, जो फर्नेस होते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, उनके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता होगा। आप खुद सोचो, इमेजिन करो, जहां लोहे जैसी चीज पिघल जाती है। आपने देखा है आयरन का ऑक्सीडेशन से, आयरन ऑक्सीडेशन से, आयरन के ऑक्साइड से हमें आयरन निकालना होता है, आयरन ऑक्साइड से हमें आयरन निकालना होता है, तो हम उसे भट्टी में डालते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में, जहां टेम्परेचर हजारों में होता है। तो कभी सोचा है कि वो भट्टी खुद किस मटेरियल की बनती होगी कि उस भट्टी को कुछ नहीं हो रहा? मतलब इतने टेम्परेचर पे तो अच्छे फैल जाए तो भट्टी क्या चीज थी, लेकिन वो भट्टी नहीं फैली, वो फर्नेस नहीं फैला। वो फर्नेस क्योंकि ऐसे मटेरियल का बना है जो हाई टेम्परेचर पे विथस्टैंड कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे, और ऐसे मटेरियल का खुद का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता होगा, जाहिर सी बात है। ऐसे मटेरियल को हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोलते हैं। कौन सा मटेरियल बोलते हैं पहले तो मैं बता दूं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल, द मटेरियल विच कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स आर कॉल्ड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स आर बीइंग यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नेसेस, फर्नेसेस को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और उस रिफ्रैक्टरी मटेरियल का सबसे कॉमन होता है चूना। चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना। वो जो उसको क्विकलाइम भी बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे विथस्टैंड कर जाता है। तो फिर जनरली जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी वही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब फिर वो एलिमेंट कौन सा होगा? वो एलिमेंट होगा कैल्शियम, क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। और अगले पार्ट में बोला है दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जिसको आप स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हो, क्योंकि ये स्लेक्ड लाइम दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे देगा? स्लेक्ड लाइम। और इस कैल्शियम ऑक्साइड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये एक तरीके का रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है, जिसको आप क्विकलाइम बोलते हो, ये है वो क्विकलाइम। ये क्विकलाइम आपका एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे विथस्टैंड कर सकता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है,
अगर इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो इसमें से कैल्शियम हमारा सही आंसर था। तो ये बात आपको याद रहनी पड़ेगी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो एलिमेंट जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऐसा कंपाउंड बना लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, वो एलिमेंट कोई और नहीं हो सकता, सिंपल कैल्शियम हो सकता है, और कैल्शियम ऑक्साइड वो कंपाउंड होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? स्क्रीनशॉट लें, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। आपने देखा होगा वो टिन कैंस आती हैं, आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स की, वैसे तो हार्ड ड्रिंक्स की भी आती हैं, बट सॉफ्ट ड्रिंक्स को आपने देखा होगा उनको कैंस में उसको पैक्ड करते हैं, और वो कैंस जो होते हैं वो टिन कैंस होते हैं, टिन के बने होते हैं। ये पूछ रहे हैं क्यों खाने के कोई भी मटेरियल को आप टिन कैन में पैक करते हो, जिंक कैन में, जिंक के कंटेनर्स में क्यों पैक नहीं करते? अब सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, इट इज मोर रिएक्टिव देन टिन। और ये अगर रिएक्टिव ज्यादा है तो ऐसा ना हो कि खाने के मटेरियल से ये रिएक्ट कर जाए, और खाने के मटेरियल से रिएक्ट कर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसको फूड मटेरियल्स के जो कंटेनर होते हैं वो जिंक के नहीं आते, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन टिन। और टिन से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये डर है कि जिंक कहीं ना कहीं हमारे खाने के साथ रिएक्ट ना कर जाए और उसको कोई और प्रोडक्ट में ना कन्वर्ट कर दे। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा खाना प्रिजर्व्ड रहे, रेंसिड नहीं हो, इसलिए हम उसको लेस रिएक्टिव मेटल से करवाते हैं जो कि टिन है। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ये ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? You are given a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch. आपको इतने सारे सामान दे दिया, आपको हथौड़ा दे दिया भैया, बैटरी दे दी, बल्ब दे दिया, वायर दे दिया और स्विच दे दिया। मतलब हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच दे दिया। अब हमने पूछा भाई इतना सारा सामान क्यों दे रहे हो, बेचना है क्या बाहर? बोले नहीं बेचना नहीं है, आपको क्या काम करना है सुने। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? आप इन सामानों का यूज कैसे कर सकते हो मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस करने के लिए? ठीक है, तो आपको इन सामानों से मेटल और नॉन मेटल के बीच का फर्क बताना है कि इन सामानों का यूज करके आप कैसे बता सकते हो कि मेटल ये होंगे या नॉन मेटल ये होंगे, कैसे उनमें अंतर करोगे। दूसरा, असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इससे आपको क्या पता चल रहा है, इनसे क्या यूजफुलनेस आपको पता चल रही है मेटल और नॉन मेटल की, उसको असेस करेंगे। जो भी प्रॉपर्टी आप, जो भी एक्टिविटी आप फर्स्ट पार्ट में यूज करेंगे उसकी यूजफुलनेस को असेस करके बताएंगे बी पार्ट में। तो मैं समझ गया हूं क्वेश्चन, सिंपल तरीके हैं। हमारे पास कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ सामान दिए गए, हथौड़ा दिया गया है, बैटरी दी गई है, बल्ब दिया गया है, वायर दिया गया है, स्विच दिया गया है। आपको इनका यूज करके मेटल और नॉन मेटल में अंतर बताना है। उसके बाद उसके ऊपर क्या प्रॉपर्टी बनी, उसके ऊपर हम मेटल और नॉन मेटल को क्या समझ सकते हैं, क्या उनकी यूजफुलनेस हो सकती है, उनको एसेस करके लिखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या में सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो होगा क्वेश्चन का वो रहेगा आपके क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट, जो हैमर और बैटरी दी हो। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें हैमर का यूज करके उसको स्ट्राइक करूंगा, जोर से पीटूंगा जो भी सब्सटेंस मुझे दिया गया है। अगर स्ट्राइक करने पर इफ एनी सब्सटेंस forms a thin sheet, तो मैं समझ जाऊंगा देन इट्स अ मेटल। क्योंकि अगर किसी हथौड़े से किसी चीज पर आप जोर से पीटते हो और वो पतली सी शीट में अगर कन्वर्ट हो जाए तो आप समझना जिस चीज के ऊपर आपने हथौड़ा मारा था वो चीज मेटल है। क्योंकि मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि हैमर करने पर वो अपने आप को प्लेन थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकता है, और प्लेन थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की ऑन हैमरिंग ये प्रॉपर्टी मेटल की मैलिएबिलिटी कहलाई जाती है।
तो आप इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हो, और बोलते हो कि भैया मेटल मेलिएबल होता है। वो इसीलिए क्योंकि जब उसको हैमर किया जाएगा तो वो पतली सी थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को। तो वो थिन शीट में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो वो मेटल है, अगर नहीं कर रहा तो वो नॉन मेटल है। मतलब अगर वो नहीं, अब ब्रेक हो गया, कुछ हो गया, तो वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल क्या करते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते, नॉन मेलिएबल होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये प्रॉपर्टी आएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, अदरवाइज इट्स अ नॉन मेटल, अदरवाइज इट इज अ नॉन मेटल। ठीक है। दूसरी चीज, हैमर का ही दूसरा चीज है, ये ए पार्ट था, यही मतलब हैमर का ये फर्स्ट पार्ट मान लो। अब मैं सेकंड पार्ट भी बता रहा हूं। जैसे ही हैमर से आपने स्ट्राइक किया और एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, एक सोनोरस टाइप मतलब स्वीट साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो आप समझ जाना वो जिस पर आपने हथौड़ा पीटा है वो चीज मेटल है। क्योंकि मेटल हैमर से स्ट्राइक किया, दूसरे मेटल से स्ट्राइक करने पर हैमर पे भी मेटल ही होगा आपका, आयरन मेटल। जैसे ही वो दूसरे मेटल से स्ट्राइक करेगा तो एक स्वीट साउंड प्रोड्यूस करेगा। वो साउंड जो आएगा वो मेटल से ही आएगा। अगर नहीं आता ऐसा कोई साउंड तो वो नॉन मेटल है। ठीक है। तो दूसरा क्या हो सकता है, ऑन स्ट्राइकिंग इफ a sweet sound is produced, then it is a metal, otherwise it is a non-metal, अदरवाइज इट इज अ नॉन मेटल। अगर सोनोरस साउंड, अगर स्वीट साउंड नहीं आ रहा है तो वो नॉन मेटल है। लेकिन अगर आ रहा है तो दो मेटल के टकराने पर ही ऐसे साउंड, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो दो मेटल के टकराने पर कैसे साउंड आता है, अगर वही साउंड आपको उस सब्सटेंस पर हैमर करने पर भी मिल रहा है, मतलब वो जो सब्सटेंस जिस पर हैमर किया गया वो सब्सटेंस मेटल है, अदरवाइज वो नॉन मेटल है। तो ये हैमर से मैं बता सकता हूं कि भैया ये मेटल हमने यूज किया। तो ये पहला पार्ट था। अब मुझे सेकंड पार्ट पे भी देखना है, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं सेकंड पार्ट पर आ सकूं। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या किया है, सेकंड पार्ट में बोला है कि भैया बैटरी, बल्ब और वायर और स्विच का यूज कर लो। मतलब ये कुछ अरेंजमेंट दिए, बैटरी दिया है, बल्ब दिया है, ये पूरा वायर दिया और ये स्विच दिया है, और यहां पर दो क्लिप्स ले जाकर छोड़ दिए। अब एक काम करो, आप जो सब्सटेंस जिसको मान रहे हो जो मेटल और नॉन मेटल में अंतर करने के लिए, उस सब्सटेंस को इस ए बी क्लिप के बीच में लगा दो। मतलब यहां पर वो सब्सटेंस लगा दो, ए बी के बीच में यहां पर वो सब्सटेंस लगा दो और स्विच को ऑन कर दो। ये स्विच को ऑन कर दो, सिंपल। अगर बल्ब ग्लो कर गया भैया, अगर ये बल्ब ग्लो कर गया तो समझ जाना ये बल्ब इसलिए ग्लो करा है क्योंकि यहां जो चीज लगाई गई है ए और बी के बीच में वो मेटल है। क्या है वो? मेटल है। तो अगर बल्ब ग्लो कर गया तो आप समझ जाना ये मेटल है। तो इफ द बल्ब ग्लोज, इफ बल्ब ग्लोज देन इट इज अ मेटल, otherwise it is a non-metal, otherwise it is a non-metal। तो अगर बल्ब ग्लो कर गया तो मेटल है, अगर नहीं ग्लो करा तो नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो अगर यहां पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो ही बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि वो कंडक्ट करा देगा इलेक्ट्रिसिटी को, और अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दिया मतलब वो 100% मेटल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो उसका आपको यहां पर एक चीज मिल सकती है कि हां, यहां पर अगर हमने कोई चीज लगाई है जिस पर हमें शक है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, ये पता करना है, तो आप अगर उस चीज को लगाते हो और अगर ये बल्ब ग्लो कर जाता है तो आप समझ लेना कि वो चीज मेटल है। बल्ब ग्लो नहीं करता है तो ज्यादा चांसेस ये होगा कि वो एक नॉन मेटल हो सकता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये इस तरीके से आप इनका, बल्ब का, वायर का, बैटरी का और स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो।
अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि क्या है असेस द यूजफुलनेस। तो पहली यूजफुलनेस हम निकाल सकते हैं, ये हम लोगों का जो अगला पार्ट था, पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। तो अब पहला यूजफुलनेस आप क्या देख सकते हो, मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर। आप ये देख सकते हो मेटल्स आर मेलिएबल, ये प्रॉपर्टी बता सकते हो, जिसमें मैंने कहा था कि वो हैमर करने पर थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वो थिन शीट्स में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी बोला जाता है, मतलब वो बहुत मेलिएबल हैं। थिन शीट्स में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं, इससे ये हम यूजफुलनेस निकाल सकते हैं, मतलब जब भी उनको हैमर करोगे तो वो पतली सी शीट में कन्वर्ट होंगे। जैसे एल्यूमिनियम को आपने देखा है, एल्यूमिनियम की फॉइल आती है जिसमें आप खाना वाना रैप करते हो, तो वो एल्यूमिनियम की फॉइल एक्चुअली एल्यूमिनियम मेटल है, वो एक्चुअली मेटल है लेकिन लगता बिल्कुल कागज जैसा है उस समय। तो वो जो फॉइल है वो उसके मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को दर्शाती है कि हाँ भैया वो मेलिएबल है। दूसरा, मेटल्स आर सोनोरस, ये प्रॉपर्टी भी आप बता पा रहे हो, क्योंकि जैसे ही हैमर से स्ट्राइक कर रहे हो तो स्वीट साउंड अगर आ रहा है तो स्वीट साउंड से आपको यह पता चल रहा है कि भैया वो सोनोरस है। जबकि नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल भी होते हैं और नॉन सोनोरस भी होते हैं, मतलब स्ट्राइक करने पर स्वीट साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, तो भैया वो नॉन सोनोरस होते हैं। लेकिन मेटल से अगर आप स्ट्राइक कर रहे हो, हैमर कर रहे हो और एक अच्छा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो दो मेटल के टकराने पर आपने महसूस किया है कि वो साउंड सुना है कि कैसा साउंड होता है, अगर वही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब वो मेटल था, और मेटल आर सोनोरस, स्वीट साउंड प्रोड्यूस करते स्ट्राइकिंग पर, नॉन मेटल नहीं करते। तो ये प्रॉपर्टी भी हम उससे एसेस कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, ये बैटरी और वाले एग्जांपल से जो हम निकाल सकते हैं कि बैटरी वाले एग्जांपल से ये जो स्विच विच बल्ब लगाए थे, बल्ब ग्लो कर जाए, तो बल्ब ग्लो कर जाए तो वो मेटल की वजह से कर सकता है, क्योंकि मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से अपन को तीसरी प्रॉपर्टी पता चलती है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हम यूजफुलनेस को एसेस कर सकते हैं, और इनको अलग अलग जगह पर जहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी होती है वहां पर उन मेटल को यूज किया जा सकता है। जितने भी हाउस होल्ड के इक्विपमेंट्स आते हैं उनका जो पावर स्विच में जो वायर लगा होता है वो मेटल वायर होता है, ताकि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इसलिए वहां पर उनको पावर मिल जाएगी। और जहां भी आप देखोगे आपके घरों में कॉपर वाइंडिंग्स होती हैं, वो जिससे आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए होती हैं, जिसकी वजह से आपके घरों का ट्यूबलाइट, फ्रिज, फैन, टीवी, ये सारी चीजें चल पाती हैं। तो ये सिर्फ मेटल की वजह से हो पाता है, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इस एग्जांपल से पता चलता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये थी यूजफुलनेस जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी आप जो कह सकते हो उससे एसेस करके लिखी है। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है? What are amphoteric oxides? Give two examples of amphoteric oxides. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं और उनके दो एग्जाम्पल दीजिए। तो पहली बात, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उन ऑक्साइड्स को बोलते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स ही एक्चुअली उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर रखें, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकें, ऐसे कंपाउंड्स को एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बोलते हैं। समय आने पर वो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं और समय आने पर वो बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब समय का क्या मतलब है? समय का मतलब यह है कि सामने से रिएक्ट कौन कर रहा है, मतलब एम्फोटेरिक कंपाउंड एक तरफ है और सामने से बेस आ रहा है, तो ये एम्फोटेरिक कंपाउंड एसिड बन जाएंगे ताकि उस बेस से रिएक्शन कर सके। दूसरा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहां, एम्फोटेरिक कंपाउंड यहां रखा हुआ है, सामने से एसिड आ रहा है, तो ये एम्फोटेरिक कंपाउंड अपने आप को बेस बना लेगा और बोलेगा एसिड से मैं रिएक्ट कर जाऊंगा, मतलब रूप बदल लेगा, ऐसा कुछ कह लो। तो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। सो व्हाट आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स व्हिच कैन बिहेव बोथ एज एसिड एंड एज वेल एज बेस। और यहां कंपाउंड में प्रिसाइसली ऑक्साइड दिया है, तो हम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स which acts as acids as well as
बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सके उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। एग्जांपल हो गया आपका जिंक का ऑक्साइड ZnO और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। हालांकि दोनों मेटल ऑक्साइड हैं और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो प्रोमिनेंट नेचर होता है मेटल ऑक्साइड का वो एक बेसिक नेचर होता है। मतलब मेटल ऑक्साइड होते वैसे बेसिक है, लेकिन एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में बहुत सारे आपको एसिडिक कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे, इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों आपका एम्फोटेरिक नेचर का है। मतलब बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। दोनों की तरह वो रिएक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल भी आपको देता हूं, एग्जाम्पल आपको बताता हूं। पहले मैं दिखाता हूं बेस की तरह, तो मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेता हूं। Al2O3 रिएक्ट्स विथ HCl। अब HCl क्या है? एक एसिड है, तो 100% ये बेस की तरह काम करेगा ताकि सॉल्ट बना सके। अब देखो सॉल्ट, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा H को तो बन जाएगा AlCl3 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो बना लेगा H2O, तो ये सॉल्ट बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। लेकिन अगर मान लो बेस की तरह बेस के साथ रिएक्शन करानी होती तो Al2O3 फिर एसिड बन जाता। बेस ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या एक बेस है, तो ये मैंने ले लिया एक बेस, और ये कौन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये अब एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो देखो पहले वाले केस में बेस की तरह था, दूसरे वाले केस में एसिड की तरह है। अब ये बन जाएगा एक और सॉल्ट जिसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये फॉर्मूला हो गया सोडियम एल्यूमिनेट का। ठीक है, कैसे हुआ ये फॉर्मूला? Na के ऊपर चार्ज कितना आता है? +1। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना आता है? +3। +1 और +3 वैलेंसी है ना दोनों की, क्या मिल गई? +4। ऑक्सीजन की -2, तो मैंने 2 ऑक्सीजन ले लिया, -2 × 2 -4, तो +4 और -4 कैंसिल। आपको यह याद रखना पड़ेगा, आप जब कंपाउंड बनाओ तो वो कंपाउंड अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो फिर उसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनके आपस में चार्ज कटने चाहिए। ये मैंने हालांकि रिएक्शन ऑफ मेटल विद अ बेस में बताया है प्रॉपरली, एक वीडियो बनाया है जिसमें मेटल और बेस की रिएक्शन हो रही है, वहां पर मैंने बताया कि कैसे आप चार्जेस को कैंसिल आउट करते हो। तो ये बन गया सोडियम एल्यूमिनेट जो एक सॉल्ट है, और सोडियम एल्यूमिनेट के बाद यहां पर आपका वाटर या हाइड्रोजन गैस जो भी होगा वो रिलीज हो जाएगी, बैलेंसिंग के हिसाब से H2O रिलीज होगा, तो ये H2O आपका निकलेगा। अगेन ये भी सॉल्ट बन रहा है। अब देखो ये बेस है तो ये एसिड की तरह बिहेव करने लगा, और ये एसिड आ गया तो Al2O3 बेस की तरह रिएक्ट करने लगा, इसलिए इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला गया है। इसलिए बोला गया भैया ये लोग प्रिसाइसली एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, जो एसिड और बेस वक्त आने पर एसिड और वक्त आने पर बेस की तरह एक्ट करते हैं। और वक्त क्या है? सामने वाला क्या बनकर आ रहा है? एसिड बन के आ रहा है तो ये बेस बन जाएंगे, बेस बन के आ रहा है तो एसिड बन जाएंगे। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेम द टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस Name the two metals which will displace hydrogen from dilute acid and two metals which will not. हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके डाइल्यूट एसिड से ऐसे दो मेटल बताइए, और जो डिस्प्लेस नहीं कर सके ऐसे भी दो मेटल बताइए। तो पूरा खेल पता है रिएक्टिविटी सीरीज का है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन आता है एक जगह, हाइड्रोजन जबकि नॉन मेटल है। फिर आपने कभी पूछा नहीं कि हर बार क्यों आता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में? क्योंकि हम हाइड्रोजन से मेटल की रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सके। और कंपेयर क्यों करना है? ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां ये पूछा जाएगा कि भैया कौन सा मेटल एसिड से रिएक्ट कर सकता है, तो वही मेटल एसिड से रिएक्ट कर सकता है जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि फिर वो एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा। और कौन से मेटल नहीं करेंगे रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से या डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे? जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे लिखे गए रिएक्टिविटी सीरीज में। और हमको उन्हीं के दो दो एग्जांपल पूछे, तो पहले मैं मोर रिएक्टिव मेटल का एग्जांपल लिख देता हूं। तो अगर आप देखोगे मोर रिएक्टिव मेटल में जिंक हो गया जो HCl के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, और एक आयरन हो गया जो H2SO4
फिर से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये दोनों कर सकते हैं क्योंकि जिंक और आयरन दोनों ही रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, यहां से डिस्प्लेस कर देंगे, ये भी क्या करेगा, यहां से डिस्प्लेस कर देगा। ये बना लेगा क्या, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और ये बना लेगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर हो गया। तो ये आपके सॉल्ट बन गए। यहां पर इसको 2 कर लेना, बाकी पूरी रिएक्शन बैलेंस है, बस यहां पर आपका 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये डिस्प्लेस करेगा तो FeSO4 बन। कौन से दो मेटल से जो नहीं डिस्प्लेस करेंगे एसिड में से हाइड्रोजन को, तो वो जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लिखे गए, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हमारे पास मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये सब आप कोई भी एसिड से रिएक्शन करवा लो, कोई सा भी एसिड हो, ये लोग उन एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लिखे गए हैं। हाइड्रोजन से नीचे मतलब उनकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए नीचे लिखे गए। ये मत सोचना रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लिखे गए इसलिए। रिएक्टिविटी सीरीज ये एक्सपेरिमेंटल पता चली है कि भैया रिएक्टिविटी ही वाकई में कम है और इसी के दम पे रिएक्टिविटी सीरीज बना दी गई है। तो इनकी रिएक्टिविटी वाकई में हाइड्रोजन से कम है, इसलिए हाइड्रोजन युक्त, हाइड्रोजन कंटेनिंग किसी एसिड से ये मेटल्स रिएक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके। तो ये नहीं करेंगे, ऊपर वाले 2 मेटल करेंगे। स्क्रीनशॉट लें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M, what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte? आपको याद है आपने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की थी, याद आ रहा होगा आपको। कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की थी तो उसमें आपने एक तरफ लिया था इंप्योर कॉपर, बढ़िया मोटी सी रॉड ली थी इंप्योर कॉपर की, ये एक मोटी सी रॉड इंप्योर कॉपर की, और ये एक पतली सी रॉड ली थी प्योर कॉपर की। कुछ ऐसी आपने रिएक्शन वहां पर की थी। तो ये आपका इंप्योर कॉपर था और ये आपका प्योर कॉपर था, और इनको डिप करा था इन्हीं के नमक के सॉल्यूशन में। नमक का सॉल्यूशन इनका यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, इसमें डिप किया था, और इसको बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे थे अगर आपको याद आ रहा हो तो, और इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए थे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे और यहां पर गए थे। फिर ये रॉड डिसॉल्व होने लगी थी और ये मोटी रॉड धीरे धीरे पतली होने लगी थी, क्योंकि ये रॉड जो थी वो इंप्योर कॉपर की थी। यहां मैं कॉपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी मेटल की बात कर रहा हूं। तो ये इंप्योर मेटल था जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, लूज कर रहा था। और इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इंप्योर मेटल कह सकता हूं यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अंजाम दे रहा था, और ऑक्सीडेशन जिस जगह पर होता है उस जगह को मैं एनोड बोलता हूं। तो मतलब ये वाली जगह जो थी ये एनोड थी। तो ये जो रॉड है ये एनोड है। वहीं पर यहां पर आपका कौन सा था, प्योर कॉपर था, यानी कि प्योर मेटल था। और प्योर मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, ट्रांसफर होना है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन क्या होता है, रिडक्शन। और जिस जगह पर रिडक्शन होता है, मैंने आपको कहा था याद हो तो, उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो ये वाली जगह जो है ये कैथोड है, ये वाली जो रॉड है ये कैथोड है, जो प्योर मेटल की बनी है, प्योर मेटल प्योर कॉपर की। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। तो मेटल सॉल्ट होगा जो एक्वस फॉर्म में होगा। जैसे कॉपर सल्फेट था, वहां पर कौन था, कॉपर सल्फेट, CuSO4 एक्वस फॉर्म में, तो वही एक्वस फॉर्म में होगा। क्लियर हो गया, याद आ गया होगा आपको इससे। तो अब आंसर दे देते हैं। क्या पूछा है, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड। सो एनोड पर हम क्या लेंगे, एनोड पर हम लेंगे इंप्योर मेटल। क्लियर हो गया। सो एनोड पर जाएगा इंप्योर मेटल। कैथोड पर पूछा है, कैथोड पर क्या लेंगे, कैथोड पर जाएगा प्योर मेटल, क्योंकि वहीं पर मेटल डिपॉजिट होगा। याद रखना बच्चों, वहीं पर मेटल डिपॉजिट होगा। जितना भी मेटल यहां पर आयंस आएंगे,
इसमें से मोटी रॉड से निकलकर, इम्प्योर रॉड से निकलकर वो सब प्योर वाली रॉड की तरफ खिंचाएंगे, क्योंकि प्योर रॉड पर सब नेगेटिव चार्जेस हैं। क्लियर हो गया? और ये सारे मेटल जो आ गए लूज करके इलेक्ट्रॉन, ये सब पॉजिटिव आयंस हैं, नीचे तैर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये वहां खिंच जाएंगे नेगेटिव रॉड की तरफ। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वहां से। तो ये नेगेटिव रॉड है जिस पर सारे पॉजिटिव मेटल वहां पर उसकी तरफ मूव करेंगे, और वो पतली सी रॉड धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। प्योर मेटल की जो रॉड है वो धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, और जो इम्प्योर मेटल की मोटी रॉड है वो धीरे धीरे पतली होगी और थोड़े टाइम के बाद डिसअपियर हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर प्योर मेटल होगा, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा एक्वस में, तो इलेक्ट्रोलाइट विल बी योर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। सो इलेक्ट्रोलाइट विल बी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट आपका मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में बहुत डिटेल में ऑलरेडी देखा है, लेकिन कॉपर पे जो बात लागू हो सकती है वो किसी भी मेटल की रिफाइनिंग पे भी लागू हो सकती है। हमेशा याद रखना, पूछा जाता है कि हमें प्योर मेटल कहां मिलेगा रिफाइनिंग में, आंसर होगा कैथोड पे। जो पतली रॉड है ना, जो कैथोड, जहां रिडक्शन हो रहा है, जो कैथोड है, उधर ही आपको प्योर मेटल मिलेगा। तो वहां ये भी पूछ सकते थे कि मेटल आपको कहां डिपॉजिट होता है, तो याद रखना मेटल हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट होता है। जिस मेटल को आपको चाहिए रिफाइन होने के बाद आपके काम का मेटल, वो आपको कैथोड पे मिलता है। और बाकी ये इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हमने ये आंसर्स दे दिए। आप स्क्रीनशॉट लें, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट। मतलब प्रत्यूष करके अपना कोई स्टूडेंट होगा, मेरा ही होगा, जाहिर सी बात है। उसने क्या करा? सल्फर पाउडर लिया, स्पैचुला, स्पैचुला मतलब समझ रहे हो, मतलब वो एक सिंपल ऐसा जो चीज होती है ना, जैसे चम्मच टाइप का, जिसपे आप चीजें होल्ड करके उसको हीट कर सकते हो, उसको आप स्पैचुला बोलते हो, आपको केमिस्ट्री लैब में मिलेगा। इस पे उसने सल्फर पाउडर रखा और उसको हीट करना चालू किया। जाहिर सी बात है उसके ऊपर गैस बनेगी, वो गैस वेपराइज होगी। उसने उस गैस को कलेक्ट कर लिया बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट। तो भाई साहब उल्टा टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर लगा दिया, और उल्टा टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर लगाकर उसने जो वेपर बने हैं, जो भी गैस है, उस गैस को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या किया? एज शोन इन द फिगर में दिखाया है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर। क्या एक्शन होगा उस गैस का ड्राई लिटमस पेपर पे, और क्या एक्शन होगा इस गैस का जो प्रत्यूष ने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किए, उसका मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या असर होगा, यह हमें पता करना है। दूसरा, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। और इस दौरान जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन का आपको इक्वेशन लिखना है, केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? स्पैचुला लिया, उसमें सल्फर पाउडर दिया, उसको भैया कैंडल मतलब स्टोव के ऊपर ले गए और उसको हीट करना चालू किया। उसके ऊपर से धुआं निकलने लगा, वेपर निकलने लगे, गैस निकलने लगी, गैस जिसको आप बोल सकते हो गैस निकली। प्रत्यूष ने क्या करा? उस गैस को कलेक्ट कर लिया उल्टा टेस्ट ट्यूब डाल के। अब वो बोल रहे हैं बताओ, उस गैस को अगर हमने ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर फेंका तो क्या असर होगा? फिर मॉइस्ट लिटमस पेपर, मॉइस्ट मतलब जिसके पास मॉइस्चर हो, मतलब जिसके पास वाटर हो, वाटर वेपर भी हो, वाटर उसके लिटमस पेपर पे हो, नमी हो। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर पे अगर आपने रखा है तो मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या असर होगा, और जो भी असर हो दोनों जगह पे, ड्राई लिटमस पेपर और मॉइस्ट लिटमस पेपर पे, वो आपको केमिकल इक्वेशन भी उसकी बतानी है कि क्या केमिकल इक्वेशन होगी। तो ठीक है भैया, बता देते हैं। पहला चीज तो ड्राई लिटमस पेपर की अगर बात करो तो ड्राई लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कोई भी लिटमस पेपर जो है, चाहे वो ब्लू हो चाहे वो रेड हो, वो कलर तो तब चेंज करेगा जब भाई साहब एसिड और बेस मिलेंगे। और एसिड और बेस तो तब मिलेंगे, एसिड और बेस की पहचान तो तब होगी जब भाई साहब एक्वस सॉल्यूशन या कहीं पानी का प्रेजेंस होगा। और जैसा कि वो गैस है तो जाहिर सी बात है इस गैस के पास तो कहीं मॉइस्चर नहीं है, ये कहीं से भी मॉइस्ट गैस तो नहीं है, मतलब इसके पास कहीं से भी वाटर तो नहीं है। और लिटमस पेपर जो है वो खुद भी ड्राई है, तो ड्राई लिटमस पेपर पर इसका कोई कलर चेंज नहीं होने वाला, मतलब नो चेंज और नो इफेक्ट। नो चेंज या फिर नो इफेक्ट। तो ड्राई लिटमस पेपर पर इट विल हैव नो
इफेक्ट, क्योंकि लिटमस पेपर अपना रंग सिर्फ दो ही कंडीशन पे बदलता है, या तो एसिड के मिलने पर या बेस के मिलने पर। एसिड के मिलने पर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है और बेस के मिलने पर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है। लेकिन यह तब होगा जब आपके वहां पर एसिड और बेस के साथ एक्वस सॉल्यूशन हो, एसिड और बेस का एक्वस सॉल्यूशन हो, यानी कि वाटर का प्रेजेंस हो। और ये तो गैस है जिसके पास कोई वाटर नहीं है, ये कंफर्म है। और लिटमस पेपर भी कैसा ले लिया, ड्राई ले लिया, तो भैया नो इफेक्ट। लेकिन हां, दूसरी जगह उनने क्या बोला, दूसरी जगह वो बोलते हैं भैया मॉइस्ट लिटमस पेपर है, मतलब उस लिटमस पेपर पर मॉइस्चर भी है, मॉइस्ट लिटमस पेपर है। अब मतलब भैया ये गीला लिटमस पेपर है, और अब इस पर अगर गैस जो डालोगे वो कुछ तो इफेक्ट दिखाएगी। अब क्या इफेक्ट दिखाएगी वो मैं आपको बताता हूं। अगर बच्चों ये सल्फर था तो इसको आपने हीट करा, मतलब इसको ऑक्सीजन दिए कहीं ना कहीं से, तो भैया ये जो सल्फर है ये उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है 100%। मतलब सल्फर जो है उसको आप हीट कर रहे हो, मतलब उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हो एक्चुअली, क्योंकि हीट का मतलब यही होता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हो तो वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहा है। मतलब ये जो आपको गैस दिख रही है ना, दिस गैस इज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड की गैस है। अब सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर के ऑक्साइड की गैस है, और सल्फर एक नॉन मेटल है। क्या है सल्फर? नॉन मेटल। मतलब भैया ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्या है ये? नॉन मेटल ऑक्साइड। और आपको पता है नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? दे आर एसिडिक इन नेचर। मैंने एसिड रेन करके एक वीडियो प्रॉपर्ली बनाया जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर देखना। मैंने नॉन मेटल ऑक्साइड की बहुत डिटेल में बात की है। ये एसिड रेन कॉज कर सकती है, मतलब ये पानी के साथ मिलकर एसिड रूप धारण कर लेती है। तो जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सब एसिडिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड ऑन द कॉन्ट्ररी बेस होंगे। फिर ये बात भी मैंने करी है। तो अभी हम मेटल ऑक्साइड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा सल्फर जो है वो नॉन मेटल है, और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर का ऑक्साइड है जो कि एक एसिडिक नेचर का होगा। तो याद रखना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स non-metal oxides are acidic in nature। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका एसिडिक नेचर का होगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मतलब ये एसिड की तरह काम करेंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, तो ये एसिड की तरह काम करेंगे। अब भैया एसिड को मॉइस्ट लिटमस पेपर पे डाल दिया, और मॉइस्ट लिटमस पेपर पे डालते से ही अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर का है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या असर होगा? मॉइस्ट लिटमस पेपर पे यह असर होगा, द ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इट्स कलर टू रेड। क्योंकि सिंपल है, एसिड का काम ही यही है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करना। तो एसिड का काम ही यही है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो भैया ये एक एसिड की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है जैसे वो मॉइस्ट लिटमस पेपर को मिलेगा तो मॉइस्ट लिटमस पेपर में से उसको वाटर मिल जाएगा, और वाटर मिलते ही वो अपने आप को पूरी तरीके से एसिड में कन्वर्ट कर लेगा, और एसिड जैसे ही लिटमस पेपर पे पड़ेगा तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और ऑलरेडी रेड लिटमस पेपर होगा तो कोई असर नहीं आएगा, रेड रेड ही बना रहेगा, लेकिन ब्लू रहा तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया मॉइस्ट लिटमस पेपर पर सल्फर डाइऑक्साइड अगर उस पर आप फेंकोगे, सल्फर डाइऑक्साइड को फेंकोगे मॉइस्ट लिटमस पेपर पे, तो लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये उस मॉइस्ट लिटमस पेपर में से मॉइस्चर को गेन करके एसिड की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड के पास एसिडिक नेचर होता है, तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर हो गया? ये आप लिखो, इसके बाद मैं रिएक्शन बता देता हूं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं रिएक्शन बता देता हूं। तो पहले तो आपने सल्फर को हीट करा, हीट करके उसको क्या बना लिया? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका वहां धुआं निकल रहा है,
और जैसे ही इसको मॉइस्ट लिटमस पेपर पे डाला तो वहां से मॉइस्ट लिटमस पेपर से इसने मॉइस्चर ले लिया, मॉइस्चर बोले तो H2O, वाटर ले लिया, और वाटर लेकर ये तुरंत H2SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2SO3 एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक होता है, ये सल्फ्यूरस होता है H2SO3। ये भी एसिड अच्छा है, नॉट एज गुड एज सल्फ्यूरिक एसिड बट यस इट ऑल्सो कंटेन्स एसिडिक प्रॉपर्टी। नाम क्या होगा इसका? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, सो दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। और नाम में अगर एसिड आ रहा है तो एक बात तो कंफर्म है कि भैया ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। सो इट विल गोइंग टू कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि एसिड है ये। क्लियर हो गया? और ड्राई का कोई असर नहीं था क्योंकि ड्राई में ये ड्राई लिटमस पेपर में ये पानी नहीं मिला था, तो सल्फर डाइऑक्साइड अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा पाया। एसिडिक नेचर तो है लेकिन कब? जब एक्वस फॉर्म में जाएगा, और एक्वस फॉर्म उसको ड्राई में नहीं मिलेगा, उसको मॉइस्ट में ही मिलेगा, इसलिए ये फिर वहां पर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आते स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख चुका हूं ऑलरेडी उसी क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। भैया आयरन की रस्टिंग को बचाने के 2 तरीके बताओ। क्या 2 तरीके हो सकते हैं? बड़ा सड़ा सा क्वेश्चन है, बचपन से करते आ रहे हैं। रस्टिंग को बचाने का पहला तरीका बाय अप्लाइंग पेंट और ग्रीस। सिंपल, बाय अप्लाइंग पेंट और ग्रीस। जितने भी आपने पार्कों में झूले देखे होंगे वो सब पेंटेड झूले होते हैं। आपने जितने भी दुकानों में शटर या अपने घर के गेट्स देखे होंगे वो सारे गेट्स में कॉर्नर पे ग्रीस लगा रहता है। सो बाय अप्लाइंग पेंट्स और ग्रीस। हालांकि वो ग्रीस तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी लगता है क्योंकि ग्रीस जो है वो एज अ ल्यूब्रिकेंट भी काम करता है, लेकिन दोनों पेंट और ग्रीस क्या करते हैं? कोटिंग बना लेते हैं आयरन मेटल के ऊपर और आयरन मेटल को एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आने से बचाते हैं। क्योंकि आयरन जैसे ही एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएगा तो स्लोली बट स्टेडीली आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगा जो कि एक रस्ट का पार्ट होता है, और आप कहोगे आपके लोहे का सरफेस खराब हो गया क्योंकि उसमें जंग लग गई। वो एटमॉस्फेरिक एयर में जंग लग जाएगी। उसको इसलिए बचाना है एटमॉस्फेरिक एयर से, तो ऑयल और पेंट या ग्रीस की आप कोटिंग कर दो, एक थिन लेयर फिल्म उनकी बना दो जो आयरन को एटमॉस्फेरिक एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट होने नहीं देगी, बचा लेगी। दूसरा गैल्वेनाइजेशन, बाय गैल्वेनाइजेशन। क्योंकि गैल्वेनाइजेशन का काम क्या है? गैल्वेनाइजेशन में क्या होना है? गैल्वेनाइजेशन में आयरन की कोटिंग हो जाएगी, जिंक की कोटिंग हो जाएगी आयरन के ऊपर। क्या है? कोटिंग ऑफ जिंक इज डन over iron articles जिंक की कोटिंग कर देंगे किसके ऊपर? आयरन के ऑब्जेक्ट्स या आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर। एंड जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन will preferentially get corroded over iron. Over iron. तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से प्रेफरेंशियली करोड हो जाएगा और आयरन को करोड होने से बचा लेगा। तो जिंक क्या है? जिंक की कोटिंग हो जाएगी आयरन के ऊपर, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा है जिंक ऊपर आता है आयरन नीचे आता है।
तो जिंक रेडिली करोड हो जाएगा और आयरन को करोड होने से बचा लेगा। मतलब जिंक बलिदान दे देगा, बोलेगा भैया मेरे को करोड कर लो, आयरन को कुछ मत करना। तो आयरन को बचा लेगा और खुद शहीद हो जाएगा, खुद अपना करोजन कर लेगा। तो ये गैल्वेनाइजेशन होता है। तो जिंक की कोटिंग आप कर लो आयरन के ऊपर, तो इस प्रोसेस को आप गैल्वेनाइजेशन बोलते हो। क्लियर हो गया स्टूडेंट? जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं वीडियो को कंक्लूड कर सकूं। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये था स्टूडेंट हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम अगले पार्ट में, अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है, जो magnetbrains.com पर अपलोडेड है, जिन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।